हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एलिमेंट को पढ़ा था, एलिमेंट के टाइप्स पढ़े थे और हमने कंपाउंड्स की कुछ इंफॉर्मेशंस पढ़ी थी। चलिए आज हम और आगे प्रोसीड करते हैं। हम आज फिर से पढ़ेंगे कंपाउंड। उस दिन हमने कंपाउंड हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, आज हम कंपाउंड कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए कंपाउंड क्या होते हैं। सबसे सिंपल सी बात, आपने देखा होगा हमारे नेचर में मैक्सिमम जो चीजें होती हैं वो सब कंपाउंड होती हैं। जैसे वाटर, अमोनिया, बायोगैस जिसको हम बोलते हैं, सॉरी मिथेन जो हमारी बायोगैस होती है, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, ये सब जो चीजें हैं ये सब कंपाउंड है। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड क्या होता है। आप बोलेंगे a substance which contains two or more than two elements in a fixed proportion by mass is known as compound। ध्यान सुनिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं। देख, कंपाउंड क्या है। देखो, एक सब्सटेंस है जो क्या करता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंसिस्ट करता है और उन एलिमेंट का जो मास होगा वो फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होगा। समझिएगा ध्यान से, मैं एक बार और रिपीट करूंगा। बेटा देखो, कंपाउंड क्या होते हैं। कंपाउंड एक सब्सटेंस है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होगा और उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे ना, उनके मास का जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा, हमेशा फिक्स होगा। ये बात ध्यान रखें आप। ठीक है, देखो क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। आइए मैं आगे टाइप की बात करूंगा, मैं पहले एक पर्टिकुलर एग्जांपल समझाता हूं आपको। वाटर, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अब देखिए वाटर को स्टडी करते हैं, ये समझ में आ गया। ध्यान रखना, कंपाउंड एक सब्सटेंस है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है और उन एलिमेंट का जो मास होगा वो फिक्स होगा। ठीक है, अब देखना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये जो डेफिनेशन है ये क्या कहना चाह रही है, इस डेफिनेशन से हमें क्या कंक्लूजन निकलेगा, क्या इस डेफिनेशन से हम समझ पाएंगे। सुनिए ध्यान से, मैं एक बेस्ट एग्जांपल ले रहा हूं। वाटर का एग्जांपल ले लिया मैंने, मान लीजिए वाटर इज अ कंपाउंड। वाटर क्या है, एक कंपाउंड है। ठीक है, वाटर का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हो, H2O होता है। इसमें देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो 2 है और ऑक्सीजन जो है वो 1 है, यानी 2 हाइड्रोजन रेशियो 1 ऑक्सीजन। अगर मैं बात करूं मास की, तो हाइड्रोजन का नंबर 2 है और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 1 होता है, ये आपको पता है। रेशियो ऑक्सीजन का नंबर 1 है और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 होता है। और इसे आप और सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1:8 आएगा। 1 क्या आएगा, 8 आएगा। चेक करके देख लीजिए। मतलब वाटर इज अ कंपाउंड, that means water is always consist hydrogen, water always consist 2 hydrogen and 1 oxygen। ठीक है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन कंसिस्ट करेगा इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन 1:8 बाय मास। मतलब वाटर जो होगा, वाटर एक कंपाउंड है, वाटर कंपाउंड है तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 1:8 होगा, कभी भी ये चेंज नहीं होगा। 1:9 नहीं होगा, ये 1.5:9.8 नहीं होगा, ये हमेशा कितना होगा, 1:8 होगा। अब एक चीज और ध्यान रहे, ये ध्यान रखना, जो कंपाउंड होते हैं वो किसी भी कंट्री से, किसी भी प्लेनेट से या किसी भी सोर्स से या कहीं से भी मिले, लेकिन उसमें हमेशा जो प्रोपोर्शन बाय मास होता है वो फिक्स रहता है। ध्यान सुनना, मैं आपको एक इस तरीके से वाटर का एग्जांपल समझाऊं, ये समझ में आ गया होगा। आई थिंक मेरे को लगता है सभी को आ गया होगा। ठीक है, वाटर एक कंपाउंड है जो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना है, जिसमें हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन हमेशा 1:8 होगा बाय मास। इसे बोल सकते हैं बाय मास, ये फिक्स है। मतलब सिंपल सी बात ये होगी कि वाटर जो है वो ट्यूबवेल से मिले,
मतलब बोरवेल से मिले या वाटर टैप से मिले या रिवर से मिले या सी से मिले, जहां से मिले, वाटर समुद्र से मिले या वाटर नल से मिल जाए, ठीक है, या आपको बोरवेल से मिल जाए या रिवर से पानी मिले, जहां से भी वाटर मिलेगा, लेकिन वाटर का फॉर्मूला ऑलवेज H2O रहेगा और उसमें रेशियो जो रहेगा हमेशा 1:8 बाई मास रहेगा, ये फिक्स है। और अगर बाई मास रेशियो फिक्स रहेगा उसको हम कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। अगला एग्जांपल भी लेते हैं, अभी मैं आपको इसमें और डिटेल में समझाता हूं, देखिएगा। देखो एक चीज ध्यान सुनना, मान लीजिए रिवर वाटर है, रिवर वाटर, या मान लीजिए सी वाटर है, या ये मान लीजिए टैप वाटर है, या जो बोरवेल वाटर है, ठीक है, या और आप और भी चीज ले सकते हैं, कोई नहीं, इतने में रहने दीजिए, 3 से समझ में आ जाएगा, और भी ले सकते हो। देखो, चाहे जो वाटर है वो रिवर से मिला हो, चाहे वाटर सी से, समुद्र से मिला हो, या वाटर टैप मतलब नल से मिला हो, और चेक करके देख लीजिए, इसमें हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन बाई मास हर जगह सेम आएगा। देखो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन चेक करो, देखिए जरा, ठीक है, देखना हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन बाई मास कर ले रहे हैं यहां पर, बाई मास। देखो यहां पर देखो 2 इंटू 1 रेशियो, ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 1:8 आएगा, ठीक है। यहां करके देख लो, सेम यहां भी 1:8 आएगा, यहां भी क्या आएगा 1:8 आएगा। इसका मतलब कंपाउंड में एक चीज क्लियर होगी, जो कंपाउंड होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। पहली बात, कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। कंपाउंड प्योर सब्सटेंस होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। तीसरी बात यह है कि कंपाउंड में हमेशा एलिमेंट का रेशियो बाय मास फिक्स रहेगा, जैसे वाटर। और ये ध्यान रखना कि कंपाउंड किसी भी सोर्स से मिले, कहीं से भी मिले, किसी भी जगह से मिले, उसमें हमेशा रेशियो बाय मास फिक्स रहेगा। फॉर एग्जांपल हमने वाटर लिया, वाटर रिवर से मिला, वाटर सी से मिला, वाटर टैप से मिला, लेकिन देखो हर जगह हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन बाय मास फिक्स है, 1:8 1:8 1:8। क्लियर है, ठीक है। ऐसे हम मिथेन ले लेते हैं, अगला एग्जांपल, ठीक है ना, मिथेन लेते हैं। देखिए, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि कंपाउंड किसको बोलते हैं, क्या कंपाउंड के कितने टाइप होते हैं, कंपाउंड क्या है, ध्यान रखिएगा। कंपाउंड प्योर सब्सटेंस है, ठीक है ना। अब सुनिएगा अगली बात, देखो दूसरी चीज देखना आप, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 1 तो वाटर था, एग्जाम्पल नंबर 2 है मीथेन, CH4। CH4 इज ऑल्सो कंपाउंड, ये कंपाउंड है, ठीक है ना। देखो इसमें रेशियो निकाल लो, इसमें कार्बन रेशियो 4 हाइड्रोजन है, देख सकते हैं, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। कार्बन का मास होता है 12 और इसका मास होता है 4, ठीक है। अभी देख लो ना, कार्बन का मास कितना होता है, कार्बन का मास होता है 12, ठीक है ना, और हाइड्रोजन 4 है और हाइड्रोजन का मास होता है 1। और इसे और सिंप्लीफाई करो, ठीक है, ये आ जाएगा 3:1, ठीक है। अब इसका मतलब मिथेन चाहे अर्थ से मिले, मिथेन चाहे मार्स से मिले, और कहीं से भी मिले, कहीं कैसी भी फॉर्म में मिले, लेकिन हमेशा मिथेन जो होगा उसमें कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन जो होगा वो 3:1 होगा ऑलवेज, मतलब 12:4 होगा। क्लियर है, ठीक। ऐसे आप अल्कोहल ले सकते हो, C2H5OH, ठीक है ना। ऐसे आप क्या ले सकते हो बताइए, ऐसे आप अमोनिया ले सकते हो, अमोनिया भी ले लो, अमोनिया भी देख सकते हैं आप, ठीक है। अमोनिया होता है NH3 में देख लीजिए, नाइट्रोजन का मास होता है 14, ठीक है, और हाइड्रोजन है 3:1, तो ये हो जाएगा 14:3। मतलब अमोनिया जो होगा उसमें नाइट्रोजन रेशियो हाइड्रोजन हमेशा 14:3 रहेगा, कंपाउंड फिक्स रहेगा ये। मतलब कंपाउंड प्योर सब्सटेंस होते हैं, इनमें ये 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने हैं, देख सकते हो 2 एलिमेंट से मिलकर बन रखा है, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, और ये किसी भी सोर्स से और किसी भी कंट्री से या किसी भी प्लेनेट से मिलेंगे, तो इनका हमेशा जो रेशियो होगा बाय मास वो फिक्स रहेगा एलिमेंट्स का, ठीक है ना। क्लियर है। एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ध्यान सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं यहां पर कंपाउंड के बारे में, आप सुनिएगा, ठीक है। कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज मच डिफर देन इट्स एलिमेंट, ठीक है, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट भी कह सकते हो आप, ठीक है ना। एक चीज देखो, आपको समझ में आ गया कंपाउंड क्या है, कंपाउंड के टाइप कंपाउंड के टाइप अभी आगे बात करते हैं, आपको कंपाउंड समझ में आ गया, ठीक है। कंपाउंड प्योर सब्सटेंस होता है, ये सब चीज मैंने आपको बता दी है। अब आगे देखिएगा, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया वाटर,
वाटर, वाटर इज अ कंपाउंड, वाटर क्या है, कंपाउंड है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, वाटर कंपाउंड है और वाटर किससे बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, एक सिंपल से वे में बता रहा हूं। आप इसको 2H2O कर लो, इसको 2 कर लीजिए, तब बैलेंस हो जाएगा। वाटर इज द कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इतनी बातों बता दूं, एक बात ध्यान रखना, जो मैं पॉइंट बोल रहा था, पॉइंट ये था द प्रॉपर्टीज ऑफ a compound is differ than its element या कंबाइनिंग एलिमेंट बोल सकता है, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट भी कह सकते हैं आप, कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, मतलब एक चीज ध्यान रखना, जो कंपाउंड होते हैं ना, उन कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो उसके एलिमेंट से, यानी जो उसके कंस्टिट्यूएंट है, मतलब जिससे वो बना है, उससे डिफर होती है। एग्जांपल देखो, समझ में आएगा अभी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सुनना ध्यान से। वाटर कंपाउंड है, और वाटर जो वाटर बन रखा है, ये वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के बना है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो एलिमेंट हो गए, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए, और जो कंपाउंड है वो वाटर हो गया। अब देखना, वाटर की प्रॉपर्टी इन एलिमेंट से डिफर आएगी, कैसे देखना। हाइड्रोजन इज अ कंबस्टेबल गैस। हाइड्रोजन आपको पता होगा, हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो जलती है। हाइड्रोजन गैस जलने वाली गैस है ना, ठीक है, बर्निंग गैस है, ठीक है, कंबस्टेबल गैस है हाइड्रोजन। और आपको पता होगा ऑक्सीजन जो है ना, वो सपोर्ट करती है हाइड्रोजन को बर्न करने में। ध्यान सुनना मेरी बात को, मुझे बताना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो, हाइड्रोजन कंबस्टेबल गैस है, हाइड्रोजन एक जलने वाली गैस है, ठीक है, इसमें आग पकड़ती है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन को बर्न करने में हेल्प करती है, और वाटर जो है वो क्या करता है, जो आग होती है उसको बुझाने में हेल्प करता है। मतलब ये दोनों तो क्या कर रहे हैं, कंबशन को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये कंबशन को क्या कर रहा है, बुझाने का काम कर रहा है। मतलब कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके एलिमेंट की प्रॉपर्टी से डिफर होती है। यहां से ये क्लियर होता है, समझ में आ गया। इसलिए बोला है प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज डिफर देन इट्स एलिमेंट, मतलब कंस्टिट्यूएंट से अलग होती है। हाइड्रोजन बर्निंग गैस है, मतलब कंबस्टेबल गैस है, और वाटर उसको कंबस्टेबल में क्या करता है, कंबशन में सपोर्ट करता है। और ये है एंगिस्टर गैस, या एंगिस्टर बोल सकते हैं, मतलब जो आग बुझाने में होता है, एंगिस्टर बोलते हैं उसे, ठीक है। वो आग बुझाइए, आग बुझाने का काम करता है, और ये आग ये क्या करता है, आग इसमें आग लगती है, मतलब ये बर्न होता है, ये सपोर्ट करता है और ये बुझाता है। मतलब इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से डिफर है। क्लियर हो गया, ठीक है। ये पॉइंट भी था, ध्यान रखना। कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या क्या है, कंपाउंड प्योर सब्सटेंस से हैं, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनेंगे, और एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन बाय मास होगा वो फिक्स होगा, चाहे वो कंपाउंड किसी भी कंट्री से, किसी भी प्लेनेट से, किसी भी एरिया से, किसी भी सोर्स से मिला हो। अभी एग्जांपल दिया था मैंने वाटर का ऊपर, टैप वाटर, रिवर वाटर, सी वाटर, ये सब एग्जांपल दिया था, ठीक है। और जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है उसकी एलिमेंट से डिफर होती है, हमने ये भी पढ़ लिया, ठीक। चलिए एक और पॉइंट बता देता हूं आपको, ठीक है। एक चीज ये ध्यान रहे, एक चीज और बता दूं कंपाउंड की सेकंड प्रॉपर्टी, जैसे एक और प्रॉपर्टी लिख देते हैं कंपाउंड की, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ कंपाउंड इज शार्प। शार्प का मतलब क्या है, शार्प का मतलब कह सकते हो आप डेफिनेट, या बोल सकते हो फिक्स। मतलब जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना कंपाउंड का, वो शार्प होता है। शार्प मतलब ये, यहां पर शार्प का मतलब पता है क्या है, शार्प का मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पाके मेल्ट होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पाके बॉइल होगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने डिफिनेट यानी फिक्स लिखा है। जैसे वाटर, ठीक है ना, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बोलो, 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब इस टेम्परेचर पर आके वाटर बॉइल हो जाएगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है, फिक्स है ये। आई बात समझ में, ठीक। चलिए, हमने कंपाउंड को पढ़ा, कंपाउंड क्या है, कंपाउंड की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड के टाइप्स। देखिए, अब कंपाउंड के टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कंपाउंड के क्या क्या टाइप होते हैं, अब हम इसकी स्टडी करेंगे डिटेल में। देखिए, कंपाउंड दो टाइप के होते हैं हमारे नेचर में, एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारी जो बॉडी है ना,
होने के तो उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों टाइप के कंपाउंड है, बट हमारी बॉडी में मैक्सिमम कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक है, ठीक है ना। देखो टाइप्स ऑफ कंपाउंड, टाइप्स ऑफ कंपाउंड, देखो इट इज ऑफ टू टाइप, इट इज ऑफ टू टाइप, दो टाइप के हैं। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और दूसरा है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। अब देखिए कंपाउंड के दो टाइप हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है। अब देखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम पहले पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, हेडिंग लगाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। चलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं हम। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। स्टार्टिंग में यह बात बोली गई थी कि जो कंपाउंड लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं, मतलब जो जिंदा सोर्स से मिलते हैं, कोई भी चीज लिविंग सोर्स से, मतलब जैसे प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, उनसे जो चीज मिलती है उसको हम बोलते हैं क्या, बोलो, ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टार्टिंग डेफिनेशन ये थी, द कंपाउंड विच आर obtained from living sources is known as organic compound। अब लिविंग सोर्स में या तो प्लांट्स आएंगे या फिर एनिमल्स आएंगे, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में यह बोला था साइंटिस्ट ने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड उन कंपाउंड को कहते हैं जो लिविंग सोर्स से मिलते हैं, मतलब या तो जो प्लांट से मिलेंगे उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, या जो एनिमल्स से मिलते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। धीरे धीरे रिसर्च होती रही, पुरानी चीजें गलत होती रही, तो साइंटिस्ट और आगे बढ़े। ये हम आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने बहुत अच्छे से पढ़नी है, पूरी ब्रांच है इसकी एक, ठीक है ना। तो अभी हमने ये स्टार्टिंग की डेफिनेशन पढ़ी कि जो लिविंग जो कंपाउंड लिविंग सोर्स से मिलेंगे उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, ठीक है ना। जैसे मीथेन बायोगैस होती है ना, वो एनिमल से मिलती है, ठीक है। प्लांट से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, है ना, अमीनो एसिड्स, ये सब चीजें, ठीक है। तो देखो फिर डेफिनेशन चेंज हुई। अब देखो अब नई डेफिनेशन क्या है, ध्यान सुनना। न्यू डेफिनेशन क्या है वो सुनिए अब आप, ठीक है। अब नई डेफिनेशन क्या है, ये 10th क्लास में पढ़ा भी होगा आपने, ठीक है। कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एसेंशियली, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे ना उनमें एसेंशियली कार्बन और हाइड्रोजन तो होंगे ही होंगे, ठीक है ना। इसलिए लिखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एज वेल एज अदर एलिमेंट्स, ठीक है। अब वो एलिमेंट कौन कौन से होंगे, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ठीक है ना, ये सब चीजें ईटीसी कर लो। फिर या हमारे हेलोजन हो सकते हैं, हेलोजन में आते हैं आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है ना, वो भी ग्रुप जुड़ सकते हैं इसमें, और भी ब्रोमीन, इस तरह के ग्रुप जुड़ सकते हैं। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड किनको बोलोगे आप, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ अदर एलिमेंट भी होंगे, जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हेलोजन हो गया, इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। क्लियर है, ठीक। अब देखना कौन कौन से कंपाउंड ऑर्गेनिक होंगे और कौन कौन से इनऑर्गेनिक होंगे, ठीक है ना। आप चिंता नहीं कीजिए, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना। ये सब चीजें डिटेल में पढ़नी है, इसकी तो पूरी ब्रांच है, बुक है इसकी, ठीक है ना। अब सुनिएगा, अब तो आपका सिलेबस भी चेंज हो गया है, ठीक है। फर्स्ट चेंज मतलब डिवाइड हो गया है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में, ठीक है ना। उसमें आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रही है फर्स्ट टर्म में, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, देखो एग्जांपल लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, जैसे CH4,
देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड किनको बोलते हैं कहा था मैंने, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन तो एसेंशियली होंगे, कार्बन हाइड्रोजन तो जरूरी होंगे ही होंगे। देखो कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है, ठीक, और C2H5OH, देखो कार्बन हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। और क्या हो सकता है बोलो, और CH3Cl, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन्स, अब आप कहोगे प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन जो होते हैं ना ये हायर मॉलिक्यूलर मास वाले नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, ये अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। एक चैप्टर है 12th क्लास में बायोमोलिक्यूल्स, वहां डिस्कशन होगा इसका, ठीक है, प्रोटीन्स का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ऑयल्स, etc, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं हमारे पास, मतलब मीथेन, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, CH3Cl, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब जो होते हैं ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है ना। अब हम जो डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वो करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ये सब तो मैं बहुत अच्छे से बहुत गहराई से चीजें पढ़नी है, ठीक है ना। कंपाउंड के बारे में आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, वहां सब पढ़ोगे आप, ठीक है ना। चलिए यहां पर हम छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, कंपाउंड की बात आई है इसलिए हम इसको बता रहे हैं आपको। आप सुनिएगा बेटा ध्यान से, क्या होगा इसके बाद। देखो अब हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। देखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ठीक है, अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड कह लो, या आप ये बोल लो कंपाउंड। देखो स्टार्टिंग डेफिनेशन इसकी क्या थी, द कंपाउंड्स which are obtained from non-living sources is known as inorganic compound, ठीक है। मतलब ऐसे कंपाउंड जो नॉन लिविंग सोर्स से मिलते हैं उनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब नॉन लिविंग सोर्स क्या होते हैं, जैसे रॉक्स, चट्टाने जो होती हैं वहां से मिल गया, ठीक है, या अर्थ के जो यहां हम बोल सकते हैं जो मिट्टी है, जो हम सैंड है उससे मिलेगी कोई चीज, ठीक है ना। मतलब जो नॉन लिविंग सोर्स से मिलेंगे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो लिविंग सोर्स से मिलेंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। या आप ये भी कह सकते हो अदर कंपाउंड्स अदर देन ऑर्गेनिक, ठीक है ना, ऐसे कंपाउंड जो ऑर्गेनिक को छोड़ के होंगे, ठीक है ना, ये बोल लो। आप बोल सकते हो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ये भी तो बोल सकते हो कंपाउंड्स अदर देन ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो अदर होंगे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, ठीक है ना। अब देखो इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, एग्जांपल हो सकते हैं जैसे रॉक साल्ट, ठीक है। रॉक साल्ट किसको बोलते हैं पता है, NaCl को रॉक साल्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चट्टानों से भी मिलता है, इसलिए इसका नाम जो है वो रॉक सॉल्ट रखा गया है। आपने देखा होगा कभी, अगर आपने डिस्कवरी चैनल देखा है ना तो उसमें आपने कभी देखना, डिस्कवरी चैनल में दिखाते भी हैं ये जो रॉक सॉल्ट होता है ना, उसको रॉक सॉल्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने देखा जो बकरियां होती हैं, भेड़ बकरियां जो होती है ना, बड़े बड़े पहाड़ों साइड में क्या होता है, हिमालय साइड में क्या होता है, वो चट्टानों में चढ़ के वो कुछ खा रही होती है। वो क्या खा रही होती है, वो यही होता है सॉल्ट, NaCl ही होता है, वो इसको रॉक सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। और दूसरा सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा कहते हैं, पता होगा आपको। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, ठीक है, इसको कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, ठीक है ना। सॉरी कॉस्टिक सोडा तो NaOH होता है, अभी आगे बात करेंगे। कॉस्टिक सोडा NaOH, ठीक है। तो रॉक सॉल्ट हो गया NaCl, ठीक है। वॉशिंग सोडा हो गया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। बेकिंग सोडा हो गया क्योंकि इसका बेकरी में यूज करते हैं, बिस्किट्स बनाने में, केक बनाने में, इसलिए इसको बेकिंग सोडा कहते हैं, ठीक है ना। NaCO3 जो होता है इसका यूज बेकरी में होता है ना, इसका यूज मतलब जो खाने की चीजें होती है जैसे केक हो गए, पेस्ट्री हो गई, इन सब चीजों में इसका यूज होता है। और NaOH कॉस्टिक सोडा हो गया, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर ले लो या कोई और चीज ले लो, अब ऐसे बहुत सारे हैं एग्जांपल। कॉपर सल्फेट भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जिंक सल्फेट ले लो, ठीक है। फेरिक क्लोराइड ले लो, FeCl3 ले लो, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ETC कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या चीज क्लियर हुआ आज अभी ये क्लियर हो गया कंपाउंड क्या होता है, ठीक है ना। हमने क्या क्या पढ़ा, कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। कंपाउंड के टाइप क्या होते हैं, दो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होते हैं जो लिविंग सोर्स से मिलते हैं, इनऑर्गेनिक क्या होते हैं जो नॉन लिविंग सोर्स से मिलते हैं, ठीक है। ये स्टार्टिंग में डेफिनेशन बोली गई थी इसलिए वही मैं बोल रहा हूं जो पुरानी डेफिनेशन थी,
ठीक है। फिर हमने बोला जिनमें कार्बन हाइड्रोजन होता है और उसके अलावा और एलिमेंट भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब चीजें, नाइट्रोजन, वो ऑर्गेनिक होंगे। और ऐसा कह सकते हो जो कंपाउंड नॉन लिविंग सोर्स से मिलते हैं और अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़ के जो अदर कंपाउंड होंगे वो इनऑर्गेनिक हो जाएंगे। ये एग्जांपल लिख लिया हमने। बोलो क्लियर है? आई थिंक सभी को क्लियर होगा ये, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए हमने कंपाउंड पढ़ लिया, देखिए हमने कंपाउंड पढ़ा। अब हम कंपाउंड पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, अब हम मिक्सचर पढ़ेंगे, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। देखिए अब हम डिस्कशन करेंगे कि मिक्सचर किसको बोलते हैं और मिक्सचर क्या होता है। कंपाउंड हमने पढ़ लिए, कंपाउंड के एग्जांपल भी हमने पढ़ लिए। अगर आपसे मैं पूछे कंपाउंड के एग्जांपल क्या होते हैं, तो जो एग्जांपल ऑर्गेनिक में लिखा रखे हैं और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में लिखा है वो आप एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा अपना कोई प्रॉब्लम, अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक की, मिक्सचर। मिक्सचर, ठीक है। अब देखिए मिक्सचर क्या होता है, ध्यान सुनना। देखिए अ मटीरियल which contains, ठीक है। देखो अ मटेरियल which contains कंपाउंड, या कंपाउंड हो सकता है, एलिमेंट्स हो सकता है, ठीक है, ठीक है। ऐसा लिख लो, अ मटेरियल which contains a substance, ठीक है। अ मटेरियल विच कंटेन्स अ सब्सटेंस, सब्सटेंस के ब्रैकेट में या तो एलिमेंट आ जाएगा, या आ जाएगा कंपाउंड, ठीक है। इन एनी proportion is known as mixture। तो इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को मिला के बनते हैं और वो भी फिक्स प्रोपोर्शन में। मिक्सचर क्या है, मिक्सचर एक मटेरियल है जो क्या होता है, एलिमेंट और कंपाउंड को मिला के बनेगा, लेकिन यहां पर बाउंडेशन नहीं है। एलिमेंट और कंपाउंड को मिलाओगे ना तो आप किसी भी प्रोपोर्शन में मिला सकते हो, ठीक है। तो मतलब मिक्सचर किसको, कंपाउंड किसको बोलोगे, जब दो एलिमेंट फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में मिक्स होंगे तो मतलब कंबाइन होंगे, ठीक है। जब कोई दो या दो से ज्यादा एलिमेंट फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में कंबाइन होंगे वो कंपाउंड होंगे। अगर कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड अगर किसी भी रेशियो में, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, किसी भी रेशियो में अगर वो कंबाइन होंगे या मिक्स होंगे तो उससे मिक्सचर बोलेंगे। बोलो क्लियर है? डेफिनेशन ध्यान रखना, एनी प्रोपोर्शन, ठीक है। अगर फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास होगा तो कंपाउंड, अगर कोई प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होगा, एनी प्रोपोर्शन होगा तो मिक्सचर। बोलो क्लियर है? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपने 1 ग्लास वाटर लिया। अगर आपने 1 ग्लास वाटर लिया तो क्या करा, अब उस वाटर में आप डिसॉल्व कर रहे हो शुगर। अरे शुगर कम डिसॉल्व करो, शुगर ज्यादा डिसॉल्व करो, डिसॉल्व तो होता है ना, तो मिक्सचर ही तो है, कोई बाउंडेशन थोड़ी है, ठीक है ना। आपने 1 ग्लास में पानी लिया और उस ग्लास पानी में आपने चीनी डिसॉल्व करी, शुगर डिसॉल्व किया। अब शुगर को कम डिसॉल्व करो या शुगर को ज्यादा डिसॉल्व करो तो शुगर डिसॉल्व होगा ही ना, एक लिमिटेशन तक, सैचुरेशन तक डिसॉल्व होगा, ठीक है ना। तो मतलब मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर में दो एलिमेंट या दो कंपाउंड को मिक्स करने की कोई प्रोपोर्शन नहीं होता, कम ज्यादा मिक्स कर सकते हो, ठीक है। ऐसे खाना बनाते हो, अरे खाने में नमक कम डालो, खाने में नमक ज्यादा डालो, मिक्स तो हो ही जाता है वो, ठीक है ना। ऐसे हमने मान लो NaCl को डिसॉल्व कर दिया, NaCl को वाटर में डिसॉल्व करा, अरे कम डिसॉल्व करो, ज्यादा डिसॉल्व करो, तब भी डिसॉल्व हो जाएगा। तो इतनी बात ध्यान रखना, मिक्सचर एक मटेरियल है जो एलिमेंट और कंपाउंड से मिलके बनता है, या तो एलिमेंट से मिलकर बनेगा या कंपाउंड से मिलकर बनेगा, और उन एलिमेंट और उन कंपाउंड को मिक्स करने का जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स नहीं है, वो किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकता है, ठीक है। बोलो क्लियर है? यहां तक समझ में आया? ठीक है ना। चलिए अभी और डिटेल में समझते हैं आगे को। देखो भाई, ये तो हमने मिक्सचर को हमने पढ़ा। अब देखो मिक्सचर भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है ना। दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं, चलिए टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, देखो मिक्सचर दो टाइप के हैं। पहला होता है होमोजीनियस
होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखो होमोजीनियस का मतलब होता है, होमो मतलब होता है सेम और हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है ना। और होमोजीनियस मिक्सचर को हम सोल्यूशन भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। एक्चुअल में जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको सोल्यूशन भी कहा जाता है। 12th क्लास में चैप्टर है सोल्यूशन, वहां भी इसकी बात होगी, यहां भी मैं इस बात को समझाऊंगा अभी। जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको सोल्यूशन कहते हैं, और ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मतलब जिसमें केवल एक ही फेज होगा, एक ही फेज मतलब केवल यूनिफॉर्म होगा, जो बिल्कुल एक ही तरीके से बना होगा, वो होमोजीनियस। और जिसमें अलग अलग फेज होंगे, अलग अलग बाउंडेशन, अलग अलग बाउंड्री नजर आएंगी। अगर इसमें कोई, देखो होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जो एक ही फेज में होता है, जिसमें कोई बाउंड्री नजर नहीं आती। जैसे आपने क्या करा, पानी में चीनी डिजोल्व कर दी, तो आपको पता नहीं चलता कहां पर चीनी कहां पर पानी, सब एक सा ही लगता है, यूनिफॉर्म। जो यूनिफॉर्म लगता है, जिसमें फेज यूनिफॉर्म होता है, जिसमें कोई बाउंड्री नहीं होती, बाउंड्री हमको दिखती नहीं है, विजिबल बाउंड्री नहीं होती, वो होमोजीनियस मिक्सचर। और जिसमें विजिबल बाउंड्री होती है, जैसे आपने पानी में मिट्टी को डाल दिया, सैंड को डाल दिया तो डिजोल्व नहीं होती, या पानी में ऑयल को डाल दिया तो आपको बाउंड्री दिखती है, अलग अलग फेज दिखते हैं, तो वो हेट्रोजीनियस, ठीक है। चलिए होमोजीनियस मिक्सचर को पढ़ते हैं। देखिए होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। A mixture is said to be homogeneous, if its constituents are uniform throughout, ठीक है। अब सुनना इसका मतलब क्या है, समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई टफ लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। मैं आपको सिंपलेस्ट वे में भी समझाऊंगा अभी। एक मिक्सचर को हम होमोजीनियस कब कहेंगे बोल रहे हो, वो बोल रहे कि एक मिक्सचर को हम होमोजीनियस तब कहेंगे जब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, जिससे वो मिलके बना होता है, वो क्या होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, पूरी तरह से यूनिफॉर्म जो होते हैं। अरे एक बात बताओ, जैसे मैंने क्या बोला, मैंने बोला शुगर सोल्यूशन बनाते हैं। शुगर सोल्यूशन में मैंने क्या करा, शुगर सॉल्यूशन में मैंने वाटर लिया और वाटर में शुगर डाल दिया, तो दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट तो कौन है, वाटर, एक कंपोनेंट है शुगर। और जब दोनों को मिक्स कर दिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहां शुगर कहां वाटर, वो पूरा यूनिफॉर्म लगेगा, तो वो होमोजीनियस हो जाएगा। होमो मतलब होता है सेम, ठीक है, होमो मतलब होता है सेम यानी यूनिफॉर्म, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान रखना, या आप बोल सकते हो अ मिक्सचर which consist, ऐसा लिख सकते हो, which consist a mixture which consist only one phase is known as homogeneous mixture। ये भी कह सकते हो, मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसमें केवल एक ही फेज होगा, या लिक्विड फेज होगा पूरी तरह से, या पूरा सॉलिड फेज होगा, या पूरा गैस फेज होगा, एक ही फेज मतलब स्टेट्स है यहां पर, ठीक है ना, जिसमें केवल एक ही फेज होगा, उसको हम होमोजीनियस कहेंगे। देखो मैंने आपको बता दिया, ध्यान सुनना, आपको एक ही चीज क्लियर करता हूं। होमोजीनियस, होमो मतलब होता है सेम, ठीक है, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। एक चीज ध्यान रखो, आप होमोजीनियस कहिए, आप सेम कहिए, आप यूनिफॉर्म कहिए, आप वन फेज कहिए, एक ही बात है। तो ये बात ध्यान समझना, होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो पूरी तरह से यूनिफॉर्म होता है, उसमें एक ही फेज होता है, ठीक है, और पूरे का पूरा सोल्यूशन एक सा होता है, उसको होमोजीनियस कहते हैं। अब एग्जांपल देता हूं आपको मैं, ठीक है। तो आपने पढ़ा, दो डेफिनेशन हमने पढ़ी, एक किसी भी मिक्सचर को हम होमोजीनियस कब कहेंगे, जब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जिससे वो मिलके बना है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंट हमेशा यूनिफॉर्म होंगे, उसको होमोजीनियस कहेंगे। या हमने दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड को मिलाया और अगर वो एक ही फेज में आ गए तो उसे भी होमोजीनियस कहेंगे, ठीक है। चलिए समझाते हैं कैसे हमने कहा, कैसे आप इसको समझ पाएंगे, देखिएगा ध्यान से। देखिए
अब इसको डिटेल में हम समझते हैं आगे। देखो देखिए ये चीजें आपको समझ में आती, बहुत सारे आप लोग को आता भी होगा, बट कुछ चीजें आप नई भी सीख रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें नई नहीं सीख रहे होंगे आप, ठीक है। देखिए अब ध्यान सुनिएगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो मान लीजिए मैंने एक चेंबर में क्या लिया, शुगर के पार्टिकल ले लिए, मान लीजिए शुगर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये शुगर है, और हमने एक वेसल में लिया वाटर, ये लिया है वाटर। अब देख सकते हो आप, ये इसके कंपोनेंट है भैया, इसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। देखो शुगर, एक हमारे पास शुगर जो होता है वो सॉलिड होता है, और वाटर जो होता है वो लिक्विड होता है, मतलब यहां पर दो कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए हमारे। अब हमने क्या करा, इस शुगर को वाटर में मिला दिया, इस शुगर को वाटर में मिला दिया। अगर आप देखो, पहले आप आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि शुगर सॉलिड है और वाटर लिक्विड है, ठीक है, इसका यहां पर कोई टेस्ट नहीं है, इसका है हमारा जो टेस्ट है वो स्वीट है, मीठा है, ठीक है। अब जब जैसे हमने इसमें मिला दिया इसको, तो जैसे मिला दोगे ना, मिलाने के बाद जब शुगर अगर वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी, तो क्या होगा, जैसे शुगर वाटर में डिसॉल्व होगा तो आपको ये पता ही नहीं चल पाएगा कि शुगर कहां, इस सॉल्यूशन में शुगर कहां है। क्यों? क्योंकि शुगर तो वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल हो गया। शुगर जो है वो वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाएगा, और अगर कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाएगा तो वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलिए? यूनिफॉर्म, ठीक है ना, एक सा हो जाएगा, मतलब यूनिफॉर्म। और जो चीज यूनिफॉर्म होती है उसे हम होमोजीनियस कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो क्या क्लियर हुआ? ध्यान से देखिएगा, शुगर है, उसको वाटर, हमने वाटर, शुगर सॉलिड होता है, वाटर लिक्विड होता है, शुगर को वाटर में मिक्स करा, तो जैसे शुगर को वाटर में मिक्स कर दिया तो शुगर वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो गई। अब ये जो बना है ना, इसको हम शुगर सॉल्यूशन कहेंगे, ये शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन। अब इस शुगर सॉल्यूशन में क्या होगा बताओ? इस शुगर सॉल्यूशन में वाटर भी होगा और इसमें शुगर भी होगा। अब देखो, वाटर और शुगर को आप इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि शुगर वाटर में पूरी तरह डिसॉल्व हो गया। अब आपको इसमें शुगर दिखाई नहीं देगा, तो मतलब वो यूनिफॉर्म हो गया, और जो यूनिफॉर्म होता है उसी को हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं ना, उसमें जो कंस्टिट्यूएंट है, अब इसमें दो कंस्टिट्यूएंट हैं, एक तो शुगर के पार्टिकल है और एक वाटर के पार्टिकल है। इनको हम नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, हम अपनी नॉर्मल आईज यानी नेकेड आई से नहीं देख सकते, और इवन हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते इन पार्टिकल को। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। मतलब जो शुगर सॉल्यूशन है वो यूनिफॉर्म क्यों है? क्योंकि उसमें शुगर पूरी तरह डिसॉल्व हो गया। तो डिसॉल्व हुआ तो क्या हुआ? डिसॉल्व हुआ तो हमें उसके पार्टिकल नजर में ही नहीं आएंगे, नजर में नहीं आएंगे तो यूनिफॉर्म हो जाएगा, यूनिफॉर्म होगा तो होमोजेनियस बन जाएगा। नेकेड आई से भी नजर नहीं आएंगे और माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आएंगे, उसके लिए बहुत हाई एफिशिएंसी का माइक्रोस्कोप हमको यूज करना पड़ेगा। ठीक है। और हमें मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं हम फिजिकल मेथड से। सर हर अलग अलग मिक्सचर के लिए हर अलग अलग सेपरेशन मेथड्स होते हैं। ठीक है ना? समझ में आया भाई होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? ठीक है। अब देखो, ये तो हमने, अब होमोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स क्या क्या होंगे? ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर हमने पढ़ लिया। अगर हम दो कंपोनेंट को यानी दो कंस्टिट्यूएंट्स को अगर मिलाते हैं, अगर वो आपस में यूनिफॉर्मली पूरी तरह से मिल जाते हैं, और यहां पर एक ही फेज नजर आएगा, केवल लिक्विड फेज। यहां पर जो फेज नजर आएगा, देखो पहले हमारे पास दो फेज थे, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज। अब एक ही फेज नजर आएगा। जब हमने शुगर को वाटर में मिक्स कर दिया तो मिक्स करने के बाद एक ही फेज नजर आएगा, लिक्विड फेज। और जिसका एक फेज होता है, जो यूनिफॉर्म होता है, जो पूरी तरह मिक्स हो जाता है, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कहां शुगर है कहां वाटर है, तो वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, यानी यूनिफॉर्म होता है वो। ये समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं, कौन कौन सा होमोजेनियस हो सकता है। देखो हमारे नेचर में एयर है, अरे एयर है ना, एयर क्या होती है? एयर बहुत सारे गैस का मिक्सचर है। तो बताओ, जब हम ऑक्सीजन, हम क्या करते हैं, एयर अंदर लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, तो क्या होता है? जरूरी थोड़ी कि इस ऑक्सीजन में केवल O2 ही होगी, अरे नाइट्रोजन भी हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, हम ले नहीं सकते, बट बता रहा हूं कि एयर में मिक्सचर भी होता है। ठीक है, सुनना ध्यान से, अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, देखो क्या चीज, ठीक है। और ध्यान रखना कि होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं हम। क्या क्या हो सकता है एग्जांपल होमोजेनियस मिक्सचर का? शुगर सॉल्यूशन,
शुगर सॉल्यूशन, मतलब हमने वाटर में शुगर को डिसॉल्व कर दिया, पूरा डिसॉल्व कर लो और आपको होमोजीनियस नजर आएगा, वो पूरी तरह यूनिफॉर्म नजर आएगा। सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब नमक को पानी में डिसॉल्व कर दो, वो भी होमोजीनियस नजर आएगा। ठीक है, देखो ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल, आप अभी ओलंपिक चल रहे हैं अब तो, हाँ ओलंपिक जो है आपने देखा होगा, ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। देखो ब्रॉन्ज में क्या क्या होता है, ब्रॉन्ज जो होता है उसमें देखो, एक बार बताता हूं, एक होता है ब्रॉन्ज, एक होता है ब्रास। ठीक है, ये ब्रॉन्ज और ब्रास जो होते हैं ये अलॉय होते हैं, क्योंकि ब्रास जो होता है वो जिंक और कॉपर को मिला के बनता है, और ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर और टिन को मिला के बनता है, एसएन। ठीक है ना, सही है। और क्या हो सकता है, मिक्सचर ऑफ एयर, मिक्सचर ऑफ एयर ईटीसी, और भी हम बहुत सारे ले सकते हैं। मेरी बात ध्यान सुनना, मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर दो, वो यूनिफॉर्म होगा तो होमोजीनियस मिक्सचर है। NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर दो, वो भी यूनिफॉर्म होगा, होमोजीनियस होगा। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज क्या है, अलॉय है। क्या है, दो एलिमेंट का, मैंने पहले कहा था जो मिक्सचर होता है उस मिक्सचर को बनाने में कंपाउंड भी यूज हो सकता है और एलिमेंट भी यूज हो सकता है। देखो यहां पर शुगर सॉल्यूशन में दोनों कंपाउंड है, शुगर सॉल्यूशन को बनाने में जो है वो दोनों कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि देखो जो शुगर होता है वो भी कंपाउंड होता है, वाटर जो होता है वो भी कंपाउंड होता है, इसमें भी दोनों कंपाउंड है, क्योंकि NaCl भी कंपाउंड होता है, वाटर भी कंपाउंड होता है। लेकिन इसमें एलिमेंट है, कॉपर एलिमेंट होता है और टिन भी एलिमेंट होता है। और कॉपर और टिन अगर आपस में मिक्स हो जाएंगे, बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे, वो सेपरेटेबल नहीं, मतलब अलग अलग नहीं दिखाई देंगे, पूरा यूनिफॉर्म दिखाई देंगे, ओनली वन फेज में नजर आएंगे, तो वो ब्रॉन्ज है। मतलब ब्रॉन्ज जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर है, ब्रॉन्ज जो है वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि इसमें कॉपर और टिन जो होते हैं पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, वैसे ब्रास, ठीक है ना, उसमें जिंक और कॉपर जो होते हैं पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं, ये भी होमोजीनियस है। वैसे मिक्सचर ऑफ एयर, अब एयर जो होता है, एयर में ऑक्सीजन भी होती है, ठीक है, एयर में हमारा नाइट्रोजन भी होता है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, और भी बहुत सारी गैसें होती है, बट एयर में हमको कुछ चीज नजर नहीं आता, इसका मतलब ये भी होमोजीनियस मिक्सचर है, यूनिफॉर्म है। बोले क्लियर हुआ? ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर समझ में आया? ठीक, अब देखिए अगर होमोजीनियस क्लियर होता है तो हम हेट्रोजीनियस की बात करते हैं। हम होमोजीनियस मिक्सचर में हमें समझ में आ गया कि कौन होमोजीनियस होगा, कैसे होमोजीनियस होगा, क्या होमोजीनियस का क्राइटेरिया है, ठीक है, और क्या चीजें हमने पढ़ लिया अच्छे से। ठीक है, समझ में आया सभी को होमोजीनियस मिक्सचर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, देखिए, ठीक है, और ध्यान रखना कि मिक्सचर को हम, होमोजीनियस मिक्सचर जो है, होमोजीनियस मिक्सचर को हम नेकेड आई और माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, और हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, और उसको सेपरेट करने की अलग अलग फिजिकल मेथड्स और केमिकल मेथड्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सेकंड, आसान है, कोई हार्ड नहीं है दूसरा। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखो होमो मतलब होता है सेम, यूनिफॉर्म, वन फेज। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, नॉट यूनिफॉर्म, नॉट वन फेज, इसमें एक से ज्यादा फेज हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब देखो होमोजीनियस में क्या लिखा था, जो कंप्लीटली यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, और जो कंप्लीटली यूनिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, अब मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस, said to be heterogeneous when its component या its constituents, या components ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, components are not uniform throughout, मतलब एक मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस कब कहेंगे, जब उसके कंपोनेंट्स मतलब जो जो चीज उसमें मिलाई गई है, जो जो चीज उसमें प्रेजेंट है, जिस चीज से वो मिलके बना है, अगर वो कंपोनेंट यूनिफॉर्म नहीं होंगे तो, यूनिफॉर्म नहीं होंगे पहली बात, दूसरी बात एक फेज नहीं होगा, एक से ज्यादा फेज होगा। ठीक है, आसान है इसको समझना। तो जैसे देखो एग्जांपल लिया, सैंड सॉल्यूशन, एक बात बताओ, ये पानी है, वाटर है, अब वाटर में आपने सैंड के पार्टिकल डाल दिए, ये
तो आपको पता है जो रेत होता है, जो सैंड होता है, सैंड के पार्टिकल वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। अगर वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे तो वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा तो हेट्रोजीनियस आ जाएगा। ठीक है, देखो क्यों, जो सैंड के पार्टिकल है वो सॉलिड होते हैं और वाटर जो होता है उसके पार्टिकल, वाटर जो होता है वो लिक्विड होता है। सैंड होता है सॉलिड और वाटर होता है लिक्विड। अब यहां तो दो फेज आ गए, लिक्विड फेज भी आ गया, सॉलिड फेज भी आ गया। इसका मतलब जिसका वन फेज नहीं होता, मतलब डिफरेंट फेजेस होते हैं, और जो यूनिफॉर्म नहीं होता वो हेट्रोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, सैंड सॉल्यूशन ले लो, अरे आप बोल सकते हो ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इमल्सन, इमल्सन भी आगे आएगा कोलाइडल में। ठीक है, ऑयल आपने देखा होगा, तेल जो होता है उसको पानी में डालो तो ऑयल जो होता है वाटर मिक्स नहीं होता, ऑयल वाला फेज अलग नजर आएगा और वाटर वाला फेज अलग नजर आएगा, तो वहां भी दो फेज होंगे, वो भी हेट्रोजीनियस हो जाएगा। स्मोक ले लो, स्मोक, ठीक है, समझ में आया। स्मोक क्या हो सकता है, स्मोक में क्या होता है, एयर में कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, आपने देखा होगा स्मोक जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, कार्बन के पार्टिकल एयर में होंगे और कार्बन के जो पार्टिकल्स होते हैं एयर में नजर आते हैं। ठीक है ना, तभी तो स्मोक का आपने देखा होगा अलग सब व्हाइट कलर का धुआं होता है। ठीक है ना, इसलिए जो एयर होता है, एयर में अगर कार्बन मिक्स हो जाएगा स्मोक हो जाएगा। और स्मोक में भी दो फेज हो गए, एयर वाला और कार्बन वाला फेज, वो भी हेट्रोजीनियस हो गया। ठीक है, समझ में आया। और इसे ध्यान रखें कि जो मिक्सचर होता है उसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो शार्प नहीं होता है, मतलब फिक्स नहीं होता है, चेंज होता है वो। ठीक है, चेंज हो सकता है, समझ में आया। ठीक, होमोजीनियस समझ में आया, जिसका एक ही फेज होगा जो पूरी तरह मिक्स हो जाएगा वो होमोजीनियस होगा। जिसके दो फेज होंगे और जो पूरी तरह मिक्स नहीं होगा, जैसे आपने देखा सैंड सॉलिड होता है और वाटर लिक्विड होता है, मिक्स नहीं होता, इसका मतलब हेट्रोजीनियस हो गया। और आपने देखा ऑयल जो होता है वाटर मिक्स नहीं होता, वो भी हेट्रोजीनियस हो गया। और स्मोक जो होता है उसमें एयर में कार्बन पार्टिकल्स, वो भी हेट्रोजीनियस हो गया। ठीक है, सही। अब देखो बेटा, आप लोग अपने हिसाब से होमवर्क एक कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये आपके एग्जाम में भी आता है कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम है, कंपाउंड में कोई प्रॉब्लम है या मिक्सचर में कोई प्रॉब्लम है, जो मैंने एक्सप्लेन किया, अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ में नहीं आई, तो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आप इस पूरे चीज को नोट कर लीजिए। ठीक है, ये नॉट यूनिफॉर्म है भैया, इसको मैंने सर्कल में इसलिए करा है क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कंपोनेंट भी, मतलब जिसके कंपोनेंट यूनिफॉर्म नहीं होंगे वो हेट्रोजीनियस, जिसके कंपोनेंट यूनिफॉर्म होंगे वो होमोजीनियस। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अपनी पढ़ाई करते रहें इसी तरीके से और हमें सपोर्ट करते रहें। ओके।